ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। हमें बायोलॉजी के अंदर आवर्तबीजी पादपों में जनन, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, आवर्तबीजी पादपों में जो जनन है, इस जनन के अंदर हमने पहले पढ़ा कि इनमें दो प्रकार का जनन होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक के जनन के अंदर आपने दो विधियां पढ़ी, अनिषेधीजता और दूसरी कायिक जनन। इसके बाद में आपने कायिक के जो जनन है, इसे कायिक जनन के दो प्रकार पढ़े, एक प्रकृति के कायिक जनन और दूसरा आता है कृत्रिम कायिक जनन। प्रकृति के कायिक जनन के बारे में हमें अध्ययन कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर। अगला हमारा पार्ट आता है कृत्रिम कायिक जनन कि आवर्तबीजी पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, आवर्तबीजी पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की मुख्य क्रिया तीन विधियां हैं। इसमें पहली विधि है कर्तन, दूसरी विधि है स्तन जिसे दाब लगाना विधि भी कहते हैं, और तीसरी विधि है रोपण जिसे ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं कर्तन। कर्तन किसे कहा जाता है? देखिए, जब आप किसी पादप की शाखा को तोड़कर या उसी किसी पादप की जड़ों को काटकर आप भूमि में अध्यारोपित कर देते हैं, तो कुछ समय पश्चात उस शाखा और जड़ भाग के द्वारा नव पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि हम प्रैक्टिकल रूप से भी करते हैं, जैसे सहसूत की टहनी को तोड़कर हम भूमि में अध्यारोपित कर देते हैं, तो उससे शाखा के द्वारा एक नव पादप का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से गन्ने की टहनी को तोड़कर हमें भूमि में अध्यारोपित कर देते हैं, तो उस शाखा के द्वारा एक नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस, ये क्रिया कर्तन कहलाती है। अभी कर्तन की जो क्रिया है वो दो प्रकार से होती है, क्योंकि कर्तन के अंदर हम पादप के दो भाग यूज करते हैं, एक तो स्तंभ और दूसरा आता है मूल। अगर आप स्तंभ के द्वारा नव पादप का निर्माण करते हैं तो उसे स्तंभ कर्तन कहते हैं, और यदि आप मूल के द्वारा नव पादप का निर्माण करते हैं तो उसे मूल कर्तन कहते हैं। स्तंभ कर्तन के अंदर स्वाभाविक वही प्रोसेस है। आप किसी पादप की शाखा को काटेंगे, भूमि में लगा देते हैं, तो उसके फलस्वरूप जैसे ही आप किसी पादप की शाखा को भूमि में अध्यारोपित करते हैं, तो अध्यारोपित के करने के पश्चात इसकी ऊपर जो पर्वत संधियां जो होती है, इन पर्वत संधियों के द्वारा अपस्तनिक जड़ों का निर्माण नीचे की तरफ हो जाता है, जो बाद में मूल जड़ों के अंदर परिवर्तित हो जाती है, और ऊपर की तरफ अपस्तनिक नलिका के द्वारा एक नए स्तंभ का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस विधि के द्वारा गन्ना है, गुलाब है, बोगनविलिया है, इन सभी पादपों के अंदर हम नव पादप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लेकिन याद रखना, स्तंभ कर्तन के अंदर हमें पादप का जो भाग यूज करते हैं, जिसे पहले भी बताया जा चुका है, उसे हम प्रवर्ध कहते हैं। इस क्रिया के अंदर ये प्रवर्ध कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करता है, या ये कह सकते हैं कि कर्तन की क्रिया जो होती है वो कुछ कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, जिसमें से पहला कारक आता है प्रवर्ध की लंबाई। अर्थात आप कर्तन के अंदर जो पादप भाग यूज करे हैं, वो भाग एक उपयुक्त लंबाई वाला होना चाहिए। जैसे हम बात करें स्तंभ की, तो आप अगर किसी पादप का स्तंभ यूज कर रहे हैं तो ऐसा स्तंभ यूज करें उसके ऊपर 2 या 3 पर्वत संधि होनी चाहिए। दूसरा आता है मात्र पादप की आयु। ऐसा नहीं कि आप एक वृद्ध पादप की शाखा का इस्तेमाल करें इस विधि के अंदर, नहीं।
या ऐसे पादप से आप एक शाखा का इस्तेमाल करें जिसके अधिकांश भाग मृत अवस्था के अंदर आ चुके हैं। इस क्रिया के अंदर ऐसे पादपों के द्वारा आप शाखा का यूज नहीं करते हैं, केवल यंग जो प्लांट होता है उस प्लांट से ही आप एक शाखा लेंगे और उसे भूमि के अंदर अध्यापित करेंगे। अर्थात ये क्रिया मात्र पादप की आयु के ऊपर भी निर्भर करती है कि आखिर पर्वत जो है वो किस प्रकार के पादप से लिया गया है। और तीसरा जो इसका कारक आता है वो आता है मौसम, अर्थात कर्तन की क्रिया आप कौन से मौसम में कर रहे हैं। याद रखना, वर्षा काल के अंदर यदि आप इस विधि के द्वारा नव पादप का निर्माण करते हैं तो वो सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि इस समय वातावरण के अंदर प्रचुर मात्रा में नमी होती है, जिसके कारण से कर्तन का इस्तेमाल करते हुए आप शीघ्रता के साथ में पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 3 कारक है जिसके ऊपर ये क्रिया निर्भर करती है। दूसरा आता है मूल कर्तन। इसके अंदर आप पादप की जड़ों को काटकर भूमि के अंदर इस प्रकार से स्थापित करते हैं कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो उद्रव स्थिति के अंदर विद्यमान। जब इन जड़ों को आप मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो उसके पश्चात इन जड़ों के नीचे की तरफ जैसे अपस्तनिक जड़ों का निर्माण होता है और ऊपर की तरफ अपस्तनिक लेखाओं की क्या हो जाती है रचना, जिसके द्वारा एक नई शाखा की क्या होती है रचना होती है। तो मूल कर्तन के अंदर आप जो मूल यूज करते हैं उसे भूमि के अंदर उद्भव स्थिति के अंदर आप लगाएं, जिसके फलस्वरूप नीचे की तरफ अपस्तनिक जड़ें बनती हैं और ऊपर की तरफ प्रोह का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। इस विधि का इस्तेमाल जैसे नींबू है, सेब है, चेरी है, इन सभी पादपों के अंदर नव पादप का निर्माण करने के लिए हम मूल का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना कि मूल कर्तन की अपेक्षा स्तंभ कर्तन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि स्तंभ कर्तन के द्वारा नव संतति की रचना शीघ्रता के साथ आसानी के साथ में जल्दी होती है। फिर इसके बाद में दूसरी कृत्रिम काई जन्म की विधि आती है, इस तरह जिसे दाब लगाना विधि कहते हैं। देखिए इस विधि के अंदर आप किस प्रकार से नव पादप का निर्माण करते हैं, स्तन किसे कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि जिसके अंतर्गत जिस शाखा के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये शाखा है इस पादप, जिस शाखा के द्वारा आप नव पादप का निर्माण करने जा रहे हैं उस शाखा के ऊपर पादप से संलग्न अवस्था के अंदर ही आप अपस्तनिक जड़ों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। और जब ये शाखा पादप से संलग्न अवस्था में होती है और इससे शाखा के ऊपर जब आप अपस्तनिक जड़ों का निर्माण कर लेते हैं तो उसके बाद इस शाखा को आप काटकर भूमि के अंदर अध्यापित कर देते हैं, जिसके द्वारा एक नव पादप का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से यदि आप नव संतति नव पादप का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्तरण कहते हैं। और स्तरण के मूल रूप से 2 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि आती है टीला दाब विधि और दूसरी विधि आती है वायु दाब, जिसे भुट्टी दाब विधि कहते हैं। देखो इन दोनों विधियों के अंदर क्या अंतर है। टीला दाब विधि का उपयोग साथी प्रकृति के पादपों के लिए करते हैं, जो पादप छोटे होते हैं। साथ साथ में इन पादपों की जो शाखाएं होती है वो लंबी होती है, साथ साथ में पतली होती है और लचकदार होती है, जिसके फलस्वरूप इन पादपों की नीचे की जो शाखाएं होती है उन शाखाओं को लचकाकर भूमि के अंदर इस प्रकार से दबा देते हैं। जैसे ये शाखा का
अंदर दबा हुआ है, इस प्रकार से दबा देते हैं कि शाखा की 2 या 3 पर्व संधि मिट्टी के अंदर दब जाए। जब आप इस शाखा को इस प्रकार से लचकाकर मिट्टी के अंदर आप दबा देते हैं तो यहां इस शाखा के ऊपर जो पर्व संधियां होती हैं, इन पर्व संधियों के ऊपर उपस्थित पत्तियों को आप बाहर की तरफ निकाल देंगे और कुछ समय के लिए जब आप इस भाग को नम्य बनाए रखते हैं अर्थात इस स्थान पर थोड़ा पानी डालते रहते हैं तो 2 से 3 सप्ताह के भीतर ही इन पर्व संधियों के नीचे की तरफ अपस्तनिक जड़ों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जब इस प्रकार से यहाँ पर अपस्तनिक जड़ों का निर्माण हो जाता है पर्व संधियों पर, तो उसके बाद इस शाखा को आप यहाँ से काटते हैं और काट कर इच्छित स्थानों के ऊपर बो देते हैं। इसे विधि के द्वारा चमेली, मोगरा जैसे पादपों के अंदर नवपादप का निर्माण किया जाता है अर्थात इससे विधि का इस्तेमाल आप शाकीय प्रकृति के पादपों के लिए करते हैं। इसके बाद में दूसरी विधि आती है वायु दावे, जिसे गुट्टी दावे विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग हमें वृक्षनुमा या काष्ठीय प्रकृति के जो पादप होते हैं उसके लिए करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वृक्षनुमा जो पादप होते हैं, काष्ठीय प्रकृति के जो पादप होते हैं वो भूमि से काफी ऊंचे होते हैं, साथ साथ में इनकी जो शाखाएं होती हैं वो मोटी होती है। देखिए इस विधि के द्वारा आप कैसे नव संतति का निर्माण करते हैं। जैसे ये क्या है, इस पादप की शाखा, जिसे मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूं, जैसे ये शाखा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस शाखा के ऊपर आप एक स्थान पर चाकू या ब्लेड के द्वारा इसकी जो बाहरी छाल होती है उस बाहरी छाल को आप क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वलय के अंदर आप इसकी छाल को हटा देते हैं। हटाने के पश्चात इस स्थान के ऊपर या तो आप गीली मिट्टी को कपड़े में लपेटकर बांध देते हैं। अगर आप गीली मिट्टी नहीं लगा सकते हैं तो आप यहाँ पर जो कॉटन होती है, कपास होती है, उसको इसके चारों ओर हमें लपेट कर बांध देते हैं। अगर आपके पास में मूस पादप उपलब्ध हो जाते हैं तो आप मूस पादपों को भी यहाँ पर लपेट सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कपास है, मूस है, ये जल अवशोषण की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इनमें जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। जब इस प्रकार से इस स्थान के ऊपर आप कपास या मूस पादपों को बांध देते हैं तो उसके पश्चात इस पादप की ऊपरी शाखा के ऊपर, जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक जल से भरी मटकी चित्र के अनुसार लटका देते हैं, जिसके पेंदे में एक छिद्र होता है। इस छिद्र के अंदर एक धागा निकालकर इस शाखा के चारों तरफ हमें लपेट देते हैं, ताकि जब आप मटकी के अंदर जल भरें तो हवा के द्वारा जल की बूंदें इधर उधर नहीं गिरे, जल सारा का सारा इसी स्थान पर गिरे। और उसके पश्चात आप देखते हैं कि 4 से 8 सप्ताह के बाद इस स्थान के ऊपर आपको अपस्तनिक जड़ें बनती हुई दिखाई देती हैं। और जब इस स्थान के ऊपर अपस्तनिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद आप इस शाखा को यहाँ से काट कर इच्छित स्थानों के ऊपर बो देते हैं। अर्थात इस विधि का उपयोग बड़े पादपों के लिए करते हैं, वृक्षनुमा पादपों के लिए करते हैं, और इस विधि का उपयोग हमें शाकीय प्रकृति छोटे पादपों के लिए करते हैं। और इस प्रकार से दोनों विधियों में आप देख पा रहे हैं, शाखा मात्र पादप से संलग्न अवस्था के अंदर है और उसके ऊपर हमने अपस्तनिक जड़ों का निर्माण कर लिया है। और उसके बाद में हम इन शाखाओं को काटकर इच्छित स्थानों पर बोकर एक नव पादप का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इस विधि का उपयोग जैसे संतरा है, लीची है, जैसे पादपों के अंदर करते हैं। और इसके बाद में हमें तीसरी विधि लेते हैं रोपण अर्थात
ग्राफ्टिंग।